हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमनियोसेंटेसिस क्या होती है और इसके बारे में साथ ही साथ जो इसके लाभदायक पक्ष होते हैं और जो हानिकारक पक्ष उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो एमनियोसेंटेसिस है एक्चुअल में ये है क्या, है ना। तो एमनियोसेंटेसिस देखिए क्या होती है। यह भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है, यानी यह एक टेस्ट है ना, कि इसके लिए यह एक भ्रूण के परीक्षण करने के लिए क्या है, एक टेस्ट है। तो देखिए, यह भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है जिसमें सर्जिकल सुई द्वारा मादा के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव्य को शरीर से बाहर निकाला जाता है। देखिए, इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, जो मादा के गर्भाशय के अंदर एमनियोटिक द्रव्य होता है, यानी जो एमनियोटिक द्रव्य होता है या एमनियोटिक लिक्विड होता है, उसको क्या करते हैं कि सुई के द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने गर्भाशय का डायग्राम बना रखा है। अब देखिए, इस गर्भाशय के डायग्राम में, इस पूरे के पूरे डायग्राम में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोई भी भ्रूण जो है या कोई भी शिशु जो है वो बन रहा है। अब इस शिशु के चारों ओर जो है एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक द्रव्य। देखिए, ये जो रेड कलर से दिख रहा है पूरा, ये कौन सा द्रव्य है, ये एमनियोटिक द्रव्य है। तो ये द्रव्य कौन सा होता है, एमनियोटिक द्रव्य। तो देखिए, इस एमनियोटिक द्रव्य को क्या किया जाता है, सुई के द्वारा क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकालने के बाद इस द्रव्य में क्या किया जाता है, इसका परीक्षण किया जाता है। यानी देखिए, यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ये तकनीक है पूरी की पूरी, इसमें क्या होता है कि सुई के द्वारा जो है, सर्जिकल सुई के द्वारा, किसी भी सुई के द्वारा यहां से हम क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा एमनियोटिक द्रव्य है इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और इस एमनियोटिक द्रव्य का हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, जिससे हमसे कई सारी चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं। देखिए, इस एमनियोटिक द्रव्य का परीक्षण करते हैं जिससे हमको क्या पता चल पाता है कि यदि मान लीजिए कोई भी विकृत या विकार जो उत्पन्न हो गए हैं या अनुवांशिक कुछ भी विकार उत्पन्न हो रहे हैं भ्रूण में, तो इसका हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए, विकसित हो रहे भ्रूण के अंदर जो भी लैंगिक विकृतियां या जो भी अनुवांशिक विकृतियां हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, इस एमनियोटिक द्रव्य के माध्यम से पता लगा सकते हैं। अब चूंकि एमनियोटिक द्रव्य के माध्यम से हम क्यों पता लग सकता है, देखिए इसके कारण एक चीज और है, इसके कारण हम लिंग का भी पता लगा सकते हैं, लिंग का भी पता लगा सकते हैं। तो देखिए, यहां पर क्या है, एक चीज आपको याद रखनी है कि जो एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक है या तकनीक है, इसके माध्यम से हम जो अनुवांशिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं किसके अंदर, जो भी भ्रूण गर्भाशय के अंदर पल रहा है, यदि उसमें कोई भी लैंगिक विकार उत्पन्न हो रहा है या अनुवांशिक विकार, तो उसका हम पता तो लगाते ही हैं, साथ ही साथ हम लिंग का भी पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर, भ्रूण के अंदर जो लिंग बन रही है वो मादा बन रही है कि नर बन रही है। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो शिशु है वो क्या मादा है कि मादा या नर बन रही है। तो इनका भी हम पता लगा सकते हैं इस तकनीक के माध्यम से। तो देखिए, इन दोनों का जो पता है वो किसके माध्यम से लगाते हैं, तो देखिए गर्भाशय के चारों ओर हम कह सकते हैं जो शिशु होता है उसके चारों ओर क्या होता है, एक गुहा होती है जिसमें कि एक द्रव्य भरा होता है ना, उस द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक द्रव्य बोलते हैं। तो देखिए, ये जो एमनियोटिक द्रव्य होता है, इस एमनियोटिक द्रव्य को क्या करते हैं, सुई के माध्यम से अपन बाहर निकालते हैं और सुई के माध्यम से इसको बाहर निकालते हैं और इसका संवर्धन किया जाता है ना, यानी इसका परीक्षण किया जाता है। और इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो लिंग है वो क्या है, मादा है कि नर है ना। और जो मादा या लिंग होता है इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, गुणसूत्रों के माध्यम से। तो देखिए, जो एमनियोटिक द्रव्य होता है इसमें से ही हम क्या पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एमनियोटिक द्रव्य है, देखिए ये तो गर्भाशय की जो दीवार है इससे भी अटैच रहता है एमनियोटिक द्रव्य, और जो शिशु होता है उसके स्किन से भी एमनियोटिक द्रव्य क्या होता है, अटैच रहता है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जैसे कोई भी द्रव्य है ना, अब इसमें क्या है, देखिए इसके अंदर जो शिशु है इसके चारों ओर जो गुहा है ना, तो गुहा किससे अटैच है, त्वचा से अटैच है। देखिए, ये जो हमारी एमनियोटिक द्रव्य है, ये जो भ्रूण के अंदर जो शिशु पल रहा है उसके स्किन से अटैच रहता है ये गुहा। तो चूंकि स्किन से अटैच रहता है और स्किन जो है देखिए त्वचा से जो है अटैच रहता है ये द्रव्य, और त्वचा के अंदर क्या होती है, कई सारी कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।
किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे कि जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इस कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। देखिए कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र। कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र होते हैं। तो इन गुणसूत्रों के माध्यम से हमको पता लग जाएगा। देखिए गुणसूत्र जो बेसिकली लिंग गुणसूत्र होते हैं, 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। यदि हम बात करें मेल या फीमेल में, तो फीमेल में जो 23वां जोड़ा होता है वो XX होता है, और यदि हम फीमेल में बात करें तो 23वां जोड़ा क्या होता है? XX होता है, 23वां जोड़ा। और यदि हम बात करें मेल में, तो मेल में कैसा होता है? XY होता है। तो इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि ये होने वाली संतान जो है क्या होगी? मादा होगी या नर होगी। तो दूसरी चीज ये क्लियर हो गई, ठीक है, कि एमनियोटिक द्रव्य के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं? गुणसूत्रों के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि लिंग जो है वो नर होगी कि मादा होगी। अब आइए इसके बाद जो है इसके जो लाभदायक पक्ष है, यानी बेसिकली इसके माध्यम से हम और क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं। तो देखिए इसके लाभदायक पक्ष इसका ये है कि इसके थ्रू जो है हम गुणसूत्रीय असमानताओं का पता लगा सकते हैं। देखिए जैसे पहला क्या है? गुणसूत्रीय असमानताओं का पता लगा सकते हैं। देखिए जैसे गुणसूत्रीय असमानताएं क्या होती है? मान लीजिए कि किसी भी गुणसूत्र में थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए, यदि किसी भी गुणसूत्र में उतार चढ़ाव हो गए, या गुणसूत्र में किसी की संख्या बढ़ गई किसी नंबर में, या किसी की संख्या जो है घट गई। मान लीजिए 46 गुणसूत्र टोटल होते हैं ह्यूमन में, और यदि 46 गुणसूत्रों में से मान लीजिए कहीं पे एक गुणसूत्र की अधिकता हो गई या कहीं पे एक गुणसूत्र की कमी हो गई, तो इससे क्या है कि गुणसूत्रीय असमानताएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे कई सारे जो रोग होते हैं उसका हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए गुणसूत्रीय असमानताओं से रिलेटेड कौन कौन से रोग होते हैं? तो देखिए जैसे देखिए कई सारे जैसे हो गए, एक जैसे पटाऊ सिंड्रोम हो गया, जैसे पटाऊ सिंड्रोम हो गया, इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम। तो इस प्रकार से हम गुणसूत्रीय असामान्यताओं का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो रही पहली बात कि इसके द्वारा हम गुणसूत्रीय असामान्यताओं का पता लगा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो दूसरी चीज है उपापचयी अनियमितताएं, इसका लाभदायक पक्ष ये भी है कि जैसे कुछ उपापचयी अनियमितताओं के कारण कुछ रोग उत्पन्न होते हैं ना, जैसे क्रिटेनिज्म तथा एल्केप्टोन्यूरिया जो रोग होता है, ठीक है, एक क्रिटेनिज्म रोग होता है, क्रिटेनिज्म। देखिए क्रिटेनिज्म, इसके अलावा एक एल्केप्टोन्यूरिया रोग होता है। तो इसका भी हम पता लगा सकते हैं कि इसके माध्यम से हम एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि उपापचयी अनियमितताएं यदि कुछ है तो इसका हम पता लगा सकते हैं, और इसका जो है हम इलाज जो है टाइम से शुरू करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा कई सारे लाभदायक पक्ष हैं एमनियोसेंटेसिस के, यानी इसके द्वारा हमको कई सारे चीजें जानने को मिलती है। देखिए जैसे गुणसूत्रीय असमानताओं का यदि हमको पता चल जाएगा तो हम टाइम रहते इसकी पहले से ही क्या कर देंगे, ट्रीटमेंट जो है इसका लेना, उपचार जो है शुरू कर देंगे। वहीं देखिए उपापचयी अनियमितताओं का भी पता चल जाता है इसमें से। फिर तीसरी चीज क्या है? भ्रूण का लिंग। तो देखिए तीसरी चीज जैसा कि हमने बताया कि इसके द्वारा जो भ्रूण का लिंग है उसका भी पता लगाया जा सकता है, यानी जो होने वाली लिंग है वो क्या होगी, फीमेल होगी या मेल होगी, इसका भी इस टेक्निक के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तो इसका पूरा का पूरा जो पता है कहाँ से लगेगा, जो एमनियोटिक द्रव्य होता है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की गुणसूत्रीय असमानताओं का या आनुवांशिक विकार का हम पता लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस क्या होती है, एक परीक्षण की तकनीक होती है जिसके द्वारा हम किसी भी भ्रूण का क्या पता लगा सकते हैं कि होने वाली जो लिंग है वो मेल है कि फीमेल है। इसके अलावा जो उसकी गुणसूत्रीय असमानताएं या विकार होते हैं उसको भी पता लगा सकते हैं। और यह पता किसके द्वारा लगाते हैं, तो जो एमनियोटिक द्रव्य होता है इसका जो है परीक्षण करते हैं, और उसके द्वारा हमको गुणसूत्र जो होते हैं उसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि होने वाला जो शिशु है वो मादा होगा या कि नर होगा। और साथ ही साथ इसके द्वारा जो आनुवांशिक विकार है उसका भी हम पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद अब हम कुछ इसके हानिकारक पक्ष देखते हैं क्या होता है एमनियोसेंटेसिस का। देखिए आजकल क्या है कि गलत उपयोग कर रहे हैं लोग बाग, तो उसमें क्या है कि कुछ हानियां भी है। अब देखिए इसमें से हानियां क्या होती है, लाभदायक पक्ष तो हमने देख लिया, अब इसका हम एक तरह से कह सकते हैं कि मानव समाज पर कुप्रभाव क्या होता है।
तो देखिए मानव समाज पर इसका कुप्रभाव क्या होता है। मानव समाज पर, ये मानव समाज पर कुप्रभाव, या हम इसको क्या कह सकते हैं कि एमनियोसेंटेसिस से हानि क्या है। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि आजकल एमनियोसेंटेसिस का गलत उपयोग किया जा रहा है। देखिए कई जगह क्या किया जा रहा है कि इसके द्वारा जो है मादा भ्रूण की हत्या की जा रही है। यानी जो शिशु है यदि वो मादा होती है तो एमनियोसेंटेसिस के द्वारा क्या करते हैं लोग कि पहले से पता लगा लेते हैं कि होने वाली जो शिशु है वो नर होगी कि मादा। और यदि जो मादा हो रही है तो देखिए इसका काफ़ी जगह, कई सारी जगहों में क्या किया जाता है कि जो मादा भ्रूण होती है उसकी हत्या करवा दी जाती है। तो देखिए इसका कुप्रभाव सबसे बड़ा यही होता है कि इसके द्वारा मादा भ्रूण की हत्या की जा रही है लगातार। इसके द्वारा लगातार मादा भ्रूण की हत्या की जा रही है, मादा भ्रूण की हत्या की जा रही है। तो देखिए इससे होगा क्या कि यदि मादा भ्रूण की हत्या लगातार होती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा जब मादा की संख्या जो है मेल की संख्या में धीरे धीरे जो है बहुत कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इनका अस्तित्व भी समाप्त होने का खतरा है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि मानव समाज पर इसका कुप्रभाव क्या है, इसके द्वारा क्या करते हैं कि मादा भ्रूण की हत्या कर देते हैं, जिसके कारण जो है आजकल हम कह सकते हैं कि महिलाओं की संख्या में धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इसका जो है मानव समाज पर कुप्रभाव भी होता है। लेकिन बेसिकली जो गुणसूत्री परीक्षण है इसके द्वारा हमको याद रखना है कि जो एमनियोसेंटेसिस विधि होते हैं इसके द्वारा गुणसूत्री असामान्यताओं या गुणसूत्री विकार का और साथ ही साथ इसके द्वारा लिंग का भी परीक्षण किया जाता है कि होने वाली जो लिंग है वो मेल है या फीमेल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पूरी की पूरी जो विधि है इसकी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।